नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है जो है कि है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जिसकी आज 15th क्लास है। इस क्लास के अंदर आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किस तरीके से क्रियाविधि होती है, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं, आज सभी कुछ इन विषयों पर आज के इस लेक्चर में हम विशेषतः चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से प्रकाश के फलस्वरूप क्या होता है, कि पत्तियों के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती है, कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है और इस प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से विशिष्ट कोशिकाओं के अंदर कौन से विशिष्ट ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे थैलेकॉइड्स क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ में स्टोमेटा की थोड़ी सी कार्यविधि को भी देखेंगे। चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही होगा। हम लोगों ने इसका जैसे जो छोटी क्लासेस में जो सिंपली डेफिनेशन जैसे हम लोगों को पता है कि पहली चीज तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो मोस्टली पत्तियों में होती है। हालांकि पौधे के हर उस भाग में हो सकती है जहां पर क्लोरोफिल या हरा प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, हर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, वहां पर यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें पता है कि प्रकाश से क्या होता है, 7 रंग का प्रकाश आता है जिसका नाम है बेजानी, हपी, नाला। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से इसका याद कर रहा होगा। ठीक है, हपी, नाला। अब आप लोगों को देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इतने प्रकार का प्रकाश आता है तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, सर्वाधिक जो होती है वो किसके अंदर, लाल कलर की वजह से क्या होती है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। या हम बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो मुख्यतः लाल रंग की प्रक्रिया के अंदर सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब तो ये प्रकाश संश्लेषण बस आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये जब सन से ये लाइट जब जनरेट हो रही है तो इन लाइट के अंदर क्या होती है, तो लाइट के अंदर इन सारी चीज को आप बस इस तरीके से समझिए कि छोटे छोटे ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। अब ये छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स होते हैं जो लाइट के फॉर्म में क्या होते हैं, अर्थ तक आते हैं। अब जैसे ये बंडल्स के छोटे छोटे से पैकेट्स क्या करते हैं, इन पत्तियों की कोशिकाओं पर टकराते हैं। तो टकराते हैं और टकराने की वजह से फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी डेवलप होती है। उस एनर्जी को क्या करते हैं, ये जो प्रकाश मतलब ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं इसके विभिन्न ऑर्गन क्या करते हैं, उसका कार्बन फिक्सेशन करते हैं और कुछ चीजों का निर्माण करते हैं। चलिए अभी बहुत ज्यादा टफ ना करके इसको सिंपली समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश जरूरी है और साथ ही साथ में क्या होता है, तो वायुमंडल से पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ ही साथ में जल के माध्यम, जल को कहां से लेते हैं, तो जड़ों के माध्यम से जल लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर बाय प्रोडक्ट के रूप में ये ऑक्सीजन हमें वापस देते हैं। चलिए तो इसके एक डेफिनेशन को हम किस तरह से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए जैव रासायनिक का मतलब क्या है, कि यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर कुछ जीवित चीजें ये रासायनिक अभिक्रिया को करती हैं, इसलिए इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब ये सूर्य प्रकाश आता है तो सूर्य प्रकाश के अंदर क्या है, होती है बेसिकली इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब क्लोरोफिल क्या होता है, तो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। आगे और डिटेलिंग में हम इसे देखेंगे। ठीक है, उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। और रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, या स्टार्च भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि स्टार्च के रूप में एनर्जी का निर्माण करते हैं। अब इस संपूर्ण प्रक्रिया में पानी और ऑक्सीजन मुक्त होता है, किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो यह है प्रकाश संश्लेषण का एक बेसिक फिनोमिना, बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं कि इनके अंदर ये जो पत्तियां हैं
ठीक है। ये जो पूरी पत्ती आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये पत्ती किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है? तो हम जानते हैं कि ये जो पत्ती है वो पादप कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो ये है पादप कोशिका। चलिए मैं यहाँ से ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से रफ करता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर कर सकूँ। अब ये पौधे के अंदर, उस पत्ती के अंदर पाए जाने वाली एक कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर हम लोगों को पता है कि पादप कोशिका वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से उस लेक्चर्स में बता चुका हूँ इनके विभिन्न ऑर्गेनल्स। जैसे यहाँ पर ये क्या है, तो ये है पूरा न्यूक्लियस, ये है गोल्गी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर ये है वैक्यूल्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इनमें बेसिकली आप लोगों को क्या चीज़ें दिख रही होगी, ये वाली चीज़ें, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो यही होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जिसे हम कहते हैं ना, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं। तो वो क्लोरोफिल क्या होता है, इस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला, ठीक है, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है कि इस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिल है। ठीक है, अब चीजें समझ पा रहे हो कि पत्तियों के अंदर वैसे ही कोशिका बहुत छोटी, और कोशिका के अंदर भी ये बहुत छोटा छोटा सा एक ऑर्गेनिल होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, और यहीं पर बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब चलिए इस पादप कोशिका के अंदर के इस ऑर्गेनिल को भी अगर मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से और बड़ा करके दिखाऊं, तो वो क्या होता है, कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये ठीक है, ये तो वो जो मैंने आप लोगों को अभी हाल स्ट्रक्चर बताया था किसका, क्लोरोप्लास्ट का, तो उस कोशिका के अंदर अकेला जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। अब इनकी क्रियाविधि को समझिएगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये होता है डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन का मतलब दो प्रकार के झिल्लियों के अंदर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल्स, ठीक है, आजकल वो बहुत चल रहा है यूट्यूब पे कि उसको लगाइए बाल बड़े हो जाते हैं, तो वो विटामिन ई के कैप्सूल, या अगर नहीं जानते हो तो भाप के जो कैप्सूल होते हैं जिसके अंदर पिगमेंट भरा होता है, कुछ इसी तरीके से दिखते हैं ये। लेकिन मेन चीज क्या होता है कि उनके ऊपर जो लेयर होती है वो डबल लेयर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ इस तरीके की एक डिस्क जैसी संरचना होती है। ये आप लोगों को देखिए, ये एक इस संरचना को हम ऐसे डिस्क जैसी, ये एक संरचना है। अब इस एक संरचना को क्या कहा जाता है, थैलेकॉइड कहा जाता है। ये बड़े अच्छी तरीके से याद रखना है, इस संरचना को थैलेकॉइड कहा जाता है। और इसी थैलेकॉइड के ऊपर ही क्लोरोफिल पिगमेंट या हरित लवक पाया जाता है, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब देखिए, ये ऐसा एक ही ये थैलेकॉइड डिस्क, मतलब थैलेकॉइड डिस्क होता है, वो एक ही नहीं आती है, वो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड रहती है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों ने ये डब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स, ये एक दूसरे के ऊपर थैलेकॉइड एक के ऊपर एक पड़ा रहता है। तो इस तरीके से कुछ ऊंचाई की कुछ एक मोटी सी परत जैसा निर्माण कर लेते हैं, तो इसे मिक्सअप करके, ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे मिक्सअप करके क्या कहा जाता है, तो इसे ग्रेना कहा जाता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि थैलेकॉइड से मिलाकर जो चीजें बनती है उसे ग्रेना कहा जाता है। मतलब थैलेकॉइड जो होता है, थैलेकॉइड डिस्क होती है, वो एक के ऊपर एक जमी होती है। ठीक है, अब फिर इस पूरे कैप्सूल के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस, एक पानी जैसा पदार्थ इसके अंदर सभी दूर क्या होता है, बहते रहता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि हमारे अंदर होता है कि खून बहता है, उसी तरीके से। तो उस लिक्विड वाले मटेरियल को क्या कहा जाता है, तो उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। तो देखिए ये चीज आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये चीजें थोड़ी सी यार समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस सिंपली क्या है कि एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे साइंस पढ़ते हैं तो उन्हें सिर्फ इन नामों को लेकर प्रॉब्लम होती है, वरना उन्हें अगर वो ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। क्लास बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ ये नाम, तो नाम तो क्या है कि देखिए ये कुछ नहीं कर सकते, इसका आपको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें आप लोगों को याद होती जाएगी। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए एक और बार देखें, तो ये वाला जो क्या होता है, ये पूरा हमने जो पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इस कोशिका झिल्ली में। ये वाला वो है ऑर्गेनेल जिसे छोटा कर दिया गया है, और ये पूरी जो कोशिका होती है वो एक पत्ती के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आई होप सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अगली साइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, साथ ही साथ में देखिए इसके अंदर जो
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो कंप्लीट रिएक्शंस होती है वो कंप्लीट रिएक्शन आप लोगों को और याद कर लेना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, H2O जल के 2 मॉलिक्यूल्स, प्रकाश चाहिए, ऑब्वियस सी बात है क्लोरोफिल चाहिए, यानी थैलेकॉइड के ऊपर ये रिएक्शन होती है जिसकी वजह से क्या बनता है C6H12O6। ये जनरली किसका फॉर्मूला है, तो ये जनरली ग्लूकोज का फॉर्मूला है, या आप इसे ही कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ में पानी और ऑक्सीजन क्या होता है, इन पत्तियों के माध्यम से बाहर निकलते हैं, स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा यार, फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से जरूरी है, एक तो सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा है जल चाहिए जो कि कहाँ से मिलता है, किसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से मिलता है। और जड़ों के अंदर यानी क्या होता है कि जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझिए कि जैसे ये जड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है तो वो इस जड़ों के अंदर सीधे किस विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा क्या होते हैं, जड़ों के अंदर पानी घुस जाता है, यानी डिफ्यूजन के फलस्वरूप, ठीक है। और साथ ही साथ में बाकी का काम कौन करता है, तो वो करता है जाइलम ऊतक, ये काम करता है। तो जाइलम ऊतक क्या काम करता है, इस पौधों के जड़ों में जो पानी है उसे पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से पत्तियों तक जल पहुंचता है। फिर हरित लवक, इसके बारे में अभी हाल मैंने आप लोगों को बताया है कि कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट और थैलेकॉइड के ऊपर हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक और चीज चाहिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर सीधे वायुमंडल से प्रवेश करती है स्टोमेटा के जरिए, ओके। चलिए प्रकाश संश्लेषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पर खाना बनने की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। स्थलीय पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मतलब जो स्थलीय पौधे का मतलब क्या होता है कि जो जमीन पर लगे हुए पौधे वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे, और जो जलीय पौधे होते हैं वो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे। दोनों को ही चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, बस किसी भी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो। अब अगला देखते हैं कि पत्तियों की कोशिकाओं में जल जो होता है, सिरा में परासरण। अब अगर आप लोगों को ये सिरा शब्द याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है या अगर आपको वहां पर एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसे जड़ भी कर सकते हो कि जड़ों से परासरण द्वारा तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से विसरण की विधि के द्वारा। अच्छा, वहां पर मैंने लास्ट चीज में थोड़ा सा मिस्टेक बता दी थी, जल्दी में या मुझसे कंफ्यूजन हो गया। विसरण मैंने पिछले स्लाइड्स में लिख दिया था, वहां पर आप उसे परासरण कहिएगा, ठीक है। और वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है उस विधि को विसरण विधि कहा जाता है, विसरण विधि के द्वारा। अब अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल जो होता है पौधों के, ठीक है, कहां से पहुंचता है, तो ये पहुंचता है पौधों द्वारा जड़ों से अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस इसी जल में विघटन से प्राप्त होती है। देखिए थोड़ा सा आगे चीज जाके इस पॉइंट को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम वाइज आपको लोगों को समझाऊंगा तो सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं कि क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। इनके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जिंतोफिल। देखिए इनके नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बस नाम ही याद रखना है। इनके एक एक की कार्यविधि पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेलिंग में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल के सामान देख लेते हैं हम लोग कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है, ऊर्जा स्थानांतरण करता है और यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी होता है, ठीक है। जबकि कैरोटीन और जिंतोफिल पौधों को अन्य रंग प्रदान करते हैं, हरे के अलावा अन्य रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, जैसे सफेद कलर का फूल सॉरी फलों की चीजें, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए एक और चीज हम देख लेते हैं, अगला फैक्ट हम क्या पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला फैक्ट हमारे सामने क्या है, तो अगला फैक्ट है हमारे सामने कि क्लोरोफिल के केंद्र में
मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि क्लोरोफिल जो हरित लवक पिगमेंट होता है उसमें मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वह मैग्नीशियम पाया जाता है। ये बहुत अच्छी तरीके से बात आप लोगों को अपने मन में याद रखनी है। अब क्लोरोफिल बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो लाल प्रकाश में सर्वाधिक तथा बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की चलिए अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो संपूर्ण अभिक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। मतलब इस अभिक्रिया के एक चरण को कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी होती है प्रकाश विहीन अभिक्रिया। मतलब प्रकाश संश्लेषण का वह पद जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है उसे प्रकाश विहीन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखिएगा। तो ये वाली मैं आप लोगों को जो पहली स्टेप आप लोगों को बताया था ना, प्रकाश अभिक्रिया, तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये पूरा जो डायग्राम है वो किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। देखिए लाइट क्या होती है? ये होती है सनलाइट जो आती है वो इसमें से आती है, और मैक्सिमम हम मोस्टली कौन सी कलर को ऑब्जर्व करते हैं? रेड कलर को। अब ये थैलेकॉइड डिस्क के ऊपर आती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है कि इस थैलेकॉइड डिस्क के ही ऊपर जैसे ही ये लाइट गिरती है तो आप बस इस तरीके से समझिए ये ड्रम जैसा है, और जैसे ही ये इसके ऊपर लाइट बहुत तेजी से आकर गिरती है तो यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं पानी के पास, और पानी का फॉर्मूला होता है H2O, और इन्हें ये अलग अलग कर देते हैं। और जैसे ही इन्हें अलग अलग करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है? H+ यानी हाइड्रोजन के 2 आयंस यहाँ पर बनते हैं, और साथ ही साथ में क्या होता है? जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है। और जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था वो यही पॉइंट है। इसी डायग्राम वाइज में आप लोगों को चीजें समझाना चाहता था। अब ये जो देखिए ये वाली जो अभिक्रिया है, इतनी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस आप ये यहाँ से ये जो जाते हैं, ये अब क्या करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के बाद कार्बन फिक्सेशन की अभिक्रिया करते हैं। मतलब अब जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया थैलेकॉइड डिस्क पे न होकर अब वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। स्ट्रोमा मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो तरल पार्ट होता है, उन तरल पार्ट के ऊपर तरल वाले हिस्से को स्ट्रोमा कहते हैं, मतलब स्ट्रोमा के अंदर। अब इसी स्ट्रोमा में वायुमंडल से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है, और यहीं पर ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यहीं पर बनते हैं, और साथ ही साथ में कार्बन फिक्सेशन के फलस्वरूप C6H12O6 के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस प्रकाश विहीन अभिक्रिया को ही केल्विन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। आई होप चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा सा और हम लिखा हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है। ग्रेना में भी कौन से? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थैलेकॉइड डिस्क होती है वो एक दूसरे के ऊपर जमी रहती है, इस पूरे हिस्से को ग्रेना कहते हैं। तो चाहे आप थैलेकॉइड लिख दो चाहे ग्रेना लिख दो, बात एक ही है। इसे हिल क्रिया या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार में जल अपघटन होकर हाइड्रोजन आयंस, अब हाइड्रोजन आयंस देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये पानी का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लाइट एनर्जी जैसी टकराती है तो जिसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी मदद से, इस ऊर्जा की मदद से अंत में ATP NADP निकलता है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब प्रकाश विहीन अभिक्रिया,
तो प्रकाश विहीन या प्रकाश संश्लेषी इस अभिक्रिया की खोज बेंसन केल्विन ने की थी। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है आप लोगों को कि प्रकाश विहीन रासायनिक अभिक्रिया की खोज बेंसन केल्विन ने की थी। इसे C3 अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा मैंने बताया था, क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो तरल वाला हिस्सा होता है, पिगमेंट वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर ये चीजें होती है, ठीक है, जिसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। अब पौधों में वाष्पोत्सर्जन, इसका मतलब क्या होता है कि जब पौधे क्या होते हैं कि यहाँ से ये है स्टोमेटा, पत्ती है, पत्ती के अंदर ये है स्टोमेटा। अब जैसे ही ये स्टोमेटा खुलता है तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर प्रवेश करती है, जबकि यहीं से कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें के अंदर पानी भी निकलता है भाप के रूप में। इस पानी की निकलने की इस प्रक्रिया को ही पौधों का वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या है कि पत्तियों की बाहरी सतह पर अनेक रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं के रास्ते से पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। रंध्र खुलने एवं बंद होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे पौधों में उपस्थित जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया को पौधों की एक आवश्यक बुराई भी कहा जा सकता है। अब देखिए, आवश्यक बुराई क्यों कहा जा सकता है कि बड़ी मुश्किल से उनकी जड़ों ने पानी को खोजा और खोजने के बाद पत्तियों तक पहुंचाया जाइलम ने, और फिर पत्तियों से क्या होता है, बहुत सारा पानी क्या होता है, भाप के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये पौधों के मतलब हम बोल सकते हैं पौधे बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से, ठीक है, मतलब उनके शरीर के, मतलब उनके पूरी संरचना के हिसाब से, इसलिए इसे पौधों के अंदर की एक बुराई के नाम से बुराई भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जड़ के द्वारा अवशोषित पानी पत्तियां वाष्पित कर देती है, ये एक बुराई है। चलिए, वाष्पोत्सर्जन के कुछ महत्व भी है, कुछ फायदे भी हैं, ठीक है। तो खनिजों को जड़ पत्तियों तक पहुंचने में मदद मिलती है इसी की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ में पौधों का तापमान एवं ऊष्मा संतुलन बनाए रखने में इसकी हेल्प मिलती है। जल के अवशोषण में सहायता करता है और वायुमंडल को पूर्ण बनाकर जल चक्र पूर्ण करता है, ठीक है। ये एक नहीं, नम बनाकर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नम है, तो वायुमंडल को नम बनाकर जल चक्र को पूरा करता है। अब वाष्पोत्सर्जन को प्रभाव भैया, कब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, कब कम होगा, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पानी पत्तियों के अंदर खर्च होगा। तापमान की तीव्रता बढ़ने पर, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। अब हवा तेज चलने पर वाष्पोत्सर्जन की तेज बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारा पानी लीक होते रहेगा पत्तियों के माध्यम से। लेकिन आर्द्रता जब बढ़ जाएगी, यानी हवा में ही नमी की मात्रा ज्यादा है, तब वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, ठीक है। आई होप आज का ये जो प्रकाश संश्लेषण वाला जो सेशन है वो आप सभी लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और काफी वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत ही जल्द और सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।